हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने प्लांक्स रेडिएशन लॉ को डिस्कस किया था। ठीक है, प्लांक रेडिएशन लॉ का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 12 में नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो प्लांक रेडिएशन लॉ था हमारा, ये न्यू की फॉर्म में था, तो हमने इसको लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट किया था विद दिस फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अच्छा, उससे हमें लैम्डा की फॉर्म में जो निकला, हमारा जो रेडिएशन लॉ निकला था वो ये था, है ना। हमने बताया था कि दिस इज़ अ रेडिएशन लॉ इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो दोनों ही रेडिएशन लॉ है। फर्स्ट जो था इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी था एंड सेकंड वन इज इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, राइट। ओके, इसके अलावा हमने और क्या काम कर लिया था, हमने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ हमने क्या किया था, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हमने वीन्स रेडिएशन लॉ को फाइंड आउट कर लिया था। तो प्लांक के रेडिएशन लॉ से फॉर शॉर्ट वेवलेंथ हमने वीन का निकाल लिया था रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर दी वीन्स रेडिएशन लॉ बाय दी प्लांक्स रेडिएशन लॉ, है ना। तो अब वो कह सकता है कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए डिसाइड कीजिए आप या लॉन्ग वेवलेंथ के लिए डिसाइड कीजिए, वो उसकी मर्जी है। तो कुल मिला के टॉपिक यही है, वो उस क्वेश्चन में टॉपिक में से वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना और क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक को आप ठीक से समझो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वीन का रेडिएशन लॉ हम फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, क्योंकि वीन ने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ही ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, और लॉन्ग वेवलेंथ के लिए किसने किया था, रेले जीन्स ने। तो आज हम प्लांक के रेडिएशन लॉ से किसको फाइंड आउट करेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ, राइट। ओके, शुरू करते हैं। देखें, तो ये तो था हमारा केस फर्स्ट। ठीक है, फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, राइट। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, देखें, केस सेकेंड, फॉर लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन के लिए फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल जब हमने इसके लिए निकाला था शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, तो हमने क्या किया था, hc/kt को बढ़ा लिया था लैम्डा से, यानी कि लैम्डा इज लेस देन किससे, hc/kt से। तो वहाँ पे तो शॉर्ट वेवलेंथ थी इसलिए लैम्डा लेस देन था, लेकिन आज क्या होगा, आज होगा hc/kt इफ hc/kt इज लेस देन किससे, लैम्डा से, यानी कि लैम्डा बड़ा हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस लैम्डा को नीचे ले आइए, तो कितना हो जाएगा, hc/λkt इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि 1 इस hc/λkt के कंपैरिजन में क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, इन दैट केस देयरफॉर ये जो आपका ये रेडिएशन फॉर्मूला है, इसी को तो आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेले जीन्स में। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है e⁻hc/λkt, ठीक है, अगर ये hc/λkt 1 से बड़ा हो जाता है, इन दैट केस हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, और कल हमारा क्या आया था, ये hc/λkt बड़ा था 1 से, तो हमने 1 को छोड़ दिया था hc/λkt के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन आज ये hc/λkt क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किसको, देयरफॉर hc/λkt को एक्सपेंड कीजिए। हम जानते हैं कि जो e⁻x का एक्सपेंशन होता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, कितना होता है, 1 + x² 2 + सो ऑन, है ना। ये इसका एक्सपेंशन होता है। हमें इतना बड़ा एक्सपेंशन चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ फिजिक्स में हम हर चीज़ के एक्सपेंशन में 2 ही टर्म काम में लेते हैं। तो मेरा सिर्फ काम क्या है, e⁻x विल बी नियर अबाउट 1 + x, समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो मेरा e⁻hc/λkt है, ओके, ये किसके नियर अबाउट होगा, 1 + hc/λkt, समझ में आ रही है। एंड आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन टू दिस इक्वेशन नंबर 14 एंड वी विल गेट रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, देखें, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे को मिल गया, इसको अपन
कल हमारी इक्वेशंस हो गई थी, ये आपने इसको अपन डालना रह गया था, तो आप इसको 16 डाल देना, ठीक है। 16 तक हो गई थी, इसको मैं डाल रही हूँ 17, ठीक है। देखें, नाउ यूजिंग इक्वेशन 17 टू दी इक्वेशन 14, ठीक है, इक्वेशन 14, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू u लैम्डा डी लैम्डा, ये 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, तो ऐसे का ऐसा आएगा। बस मुझे इस e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी की जगह पर ये 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी पुट करना है, ठीक है। तो देखें आप इसको, कितना आ जाएगा, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है। साथ में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या थी, ये पावर ही तो है एक्स, ठीक है, और साथ में -1, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गए दोनों, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, राइट। अब आपका ये यू लैम्डा डी लैम्डा कितना बच गया, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है, और साथ में कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 1 अपॉन में एच सी अपॉन लैम्डा के टी, इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा, लैम्डा के टी अपॉन एच सी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यू लैम्डा डी लैम्डा है ये कितना बन जाएगा, एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4, ठीक है, और साथ में क्या बच जाएगा, अच्छा रुको, डी लैम्डा रह गया ना अपना, यहाँ पे डी लैम्डा लगाना रह गया, ठीक है, साथ में डी लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडिएशन लॉ। आपको याद होगा जब मैंने सक्सेस एंड फेलियर बताए थे किसके, रैले जीन्स के, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन लॉ क्या होता है। ये देखिए, ये रहा आपका सक्सेस एंड फेलियर ऑफ रैले जीन्स रेडिएशन लॉ। जब हमने देखा था तो हमारा यू लैम्डा डी लैम्डा मैंने कितना लिखवाया था, 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा, और यही तो हमें मिला है, समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, दिस इज रैले जीन्स, दिस इज रैले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो इस तरीके से जो हमारा प्लांक का रेडिएशन लॉ है ये वाला, ये क्या करता है, शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों के लिए ही वैलिड है, यानी कि ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के कंप्लीट वेवलेंथ को डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन एंड डिराइव प्लांक रेडिएशन लॉ, तो आपको स्टार्टिंग से प्लांक हाइपोथेसिस समझा के मीन एनर्जी निकाल के प्लांक रेडिएशन लॉ फाइंड आउट करना, राइट। अगर वो ये कहता है कि फाइंड आउट रैले जीन्स एंड मीन रेडिएशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बाय प्लांक्स रेडिएशन लॉ, तो आप प्लांक रेडिएशन लॉ को थोड़ा सा बता के और उसके केसेस भी बताएंगे, ठीक है। और नंबर देख लेना भाई, नंबर पे डिपेंड करता है आपका कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसको किस तरीके से लिख रहा है, ये सब डिपेंड करता है उसी सिचुएशन पर कि क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो ऐसे भी पूछ सकता है एक्सप्लेन द प्लांक रेडिएशन लॉ फॉर लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट वेवलेंथ, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए कह रहा है, तो रेडिएशन लॉ फाइंड आउट करके आपको दोनों केसेस समझाना है, लॉन्ग वेवलेंथ का भी और शॉर्ट वेवलेंथ का भी। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, यूनिट नहीं चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, चैप्टर में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी के बारे में, सबसे नई जो चीज़ थी हमारी वो थी ब्लैक बॉडी, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से मिलता है। उसके बाद ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आई, ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए पहले किसने हाइपोथेसिस दी थी, वीन ने, ठीक है, और उसके बाद किसकी आई थी, रैले जीन्स की, जिनकी हमने सक्सेस और फेलियर्स पढ़े थे। फिर प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी, फिर हमने उसकी मीन एनर्जी निकाली, फिर लॉन्ग और शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हमने ये दोनों वीन के और रैले जीन्स के निकाले। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूनिट नहीं भाई, यूनिट तो काफ़ी लंबी है, इस साल आपकी सारी यूनिट्स बहुत लंबी लंबी है, ठीक है, इतना इजीली कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है, बट ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से हो जाएगी। बस आपको कंटिन्यूटी रखनी है सारी चीज़ों को देखने में
और हैंड टू हैंड नोट्स बना लेना। ये नहीं कि आप इकट्ठा हो गया पेंडिंग वर्क हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखें क्वेश्चन, देखें आप, एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी आपको, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपका बुक से ही है। क्वेश्चन ये है आपका ये 1600 केल्विन, ठीक है, 1600 केल्विन टेम्परेचर पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको वेवलेंथ बता दी गई है। इसके विकिरण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात। इंग्लिश में बताया हुआ है, मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 माइक्रोमीटर इज एमिटेड एट टेम्परेचर 1600 केल्विन, कैलकुलेट कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, ठीक है। तो आपको 1600 केल्विन ताप के संगत तो बता रखी है वेवलेंथ, आपको 2000 केल्विन के संगत क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम जल्दी से उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है टेम्परेचर, है ना, टी टेम्परेचर दे रखा है 1600 केल्विन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वो दे रखी है वेवलेंथ, वो कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोमीटर, या हम इसे कह सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। इसके बाद अच्छा, दूसरी भी आपको टेम्परेचर और दे रखा है, एक तो हम इसको T1 और इसको λ1 कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 2000 केल्विन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, λ2 फाइंड आउट करना है ना। तो भाई ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, यानी कि ये हमें दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आएगा, हमने ऐसा कौन सा रिलेशन ऐसा पढ़ा है जो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में कौन सा रिलेशन है हमारा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर आप लिख लेते हैं ना चीज़ों को कि आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है और आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। क्या था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ उसने ये कहा था कि λm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। λm क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये एक्चुअली आप इसको 1 ना कह करके λm 1 कहेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही ये भी क्या है, λm 2 है, ठीक है। तो λm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर आपने क्या किया था, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आपने b कांस्टेंट यूज़ किया था, ये वीन्स कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, राइट। ओके, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, आप यूँ कह सकते हैं कि λm t इज इक्वल टू b, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर राशि का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस मीन्स हम यूँ कह सकते हैं ना कि λm1 t1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, λm2 t2। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो आप उनको इस तरीके से, मतलब कहने का ये है ना कि इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट है, मतलब पहली सिचुएशन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड सिचुएशन में दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। कांस्टेंट का मतलब यही तो होता है कि वो चीज़ बदलेगी नहीं, इक्वल होगा, ठीक है। तो λm1 आपको गिवन है, t1 आपको गिवन है, t2 आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, λm2। बस क्या बचा, क्या है, λm2 फाइंड आउट कर लीजिए, λm1 t1 अपॉन t2, ठीक है। λm1 कितना दे रखा है, 2 माइक्रोमीटर, है ना। t1 कितना दे रखा है, 1600, t2 कितना दे रखा है, 2000, ठीक है। काट दीजिए इसको इससे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 8/5, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि आप कह सकते हैं λm2 आपका कितना आ गया, 1.6 माइक्रोमीटर। ये आपका आंसर होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोई कोई बाई चांस ही ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल दे देते हैं, बट उसके चांसेस कम होते हैं। आप ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़ो, मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको करवा दूँ सारे।
ठीक है। तो थोड़ा सा इस साल भाई थोड़ी सी अवेयरनेस आपको भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज़। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ और वो आप लोगों को सॉल्व करके लेकर आना है। आप देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। आंसर जो भी आया आपका कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि कोई बताता नहीं है, पर फिर भी मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप फिर भी ट्राई करना। हो सकता है अगर इतने बच्चों को बोला है उसमें से कोई 2 बच्चे भी कर लेते हैं तो मेरे लिए तो काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सूर्य तथा चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 4753 एंगस्ट्रम है, ठीक है, तथा 14 माइक्रोमीटर है, तो आपको 2 वेवलेंथ दे रखी है। किस किस से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है? सूर्य से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य तो है 4753 एंगस्ट्रम, और चंद्रमा से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है 14 माइक्रोमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, उनके तापों की तुलना करनी है। यू हैव टू कंपेयर द टेम्परेचर। इंग्लिश में है, इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन emitted from the sun and the moon are this and this respectively, then compare their temperature। समझ में आ रही है बात? यानी कि आपको इनके तापमान निकालना है और उनकी तुलना करनी है। मतलब एक्चुअली आप तापमान फाइंड आउट तो नहीं कर पाएंगे, आप एक्चुअली रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के तापमानों के बीच में या टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको वो रिलेशन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, देखें इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, वो मैं करा देती हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, किसी निश्चित आवृत्ति पर प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा आपको फाइंड आउट करनी है। उसके 2 केसेस बता रखे हैं, एट हाई टेम्परेचर T, एक तो हाई टेम्परेचर T पर फाइंड आउट करनी है, और दूसरा आपको दे रखा है H टेंड्स टू 0 की सीमा में, है ना, इन रेंज ऑफ H टेंड्स टू 0 की रेंज में फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी निश्चित आवृत्ति पर प्लांक दोलक की माध्य ऊर्जा आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि E मीन एनर्जी कितनी होगी प्लांक ऑसिलेटर की। उसके लिए 2 केसेस बता रखे हैं, एक तो आपको निकालनी है एट हाई टेम्परेचर और दूसरी आपको निकालनी है जब H टेंड्स टू 0 हो, यानी कि प्लांक कांस्टेंट लगभग 0 हो या 0 की ओर अग्रसर हो, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है? मीन एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले आप मीन एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अलावा तो और कुछ दिमाग में आता नहीं है। तो व्हाट इज द मीन एनर्जी? मीन एनर्जी था ही हमारे पास hν अपॉन e की पावर hν अपॉन kT -1। तो पहला केस क्या है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उस केस में निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इफ T इज हाई दैट मीन्स hν अपॉन hν इज वेरी वेरी लेस देन kT, दैट मीन्स टेम्परेचर आपका क्या है, हाई है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया आपका, तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे। इसका मतलब क्या है कि hν अपॉन kT इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। और जब जब 1 बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, E को एक्सपेंड करते हैं। अभी जब हमने लॉन्ग वेवलेंथ के लिए किया था तब भी तो हमने यही किया था कि जब 1 बड़ा था तो हमने क्या किया था, एक्सपेंशन किया था एक इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप यहाँ पे बता दीजिए या फिर, ठीक है, चलो डायरेक्टली बता देती हूँ। hν अपॉन एक्सपेंड कर लीजिए इसको, कितना होगा 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस hν अपॉन kT -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा hν kT अपॉन hν, ये कैंसिल आउट कर दीजिए। तो मीन एनर्जी आपकी आ गई kT, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस केस में मीन एनर्जी किसके बराबर होगी, kT के इक्वल होगी। समझ में आ गई बात? दूसरा केस आपका क्या है, सेकंड केस, इन रेंज ऑफ H टेंड्स टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब H बहुत छोटा है, यानी कि ये जो hν है इज वेरी वेरी लेस देन kT होगा। सेम कंडीशन यही तो है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, उसने उसी चीज को दूसरी फॉर्म में पूछ लिया। उसने क्या कह दिया, आपकी बार जब H बहुत छोटा हो सेम आंसर आएगा, यानी कि E कितना आएगा, kT ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है,
ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें डेटा तो कुछ दे नहीं रखा, तो बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या है। थोड़ा सा सोचना है आपको। आपसे उसने मीन एनर्जी पूछी है तो सबसे पहले क्लिक कीजिए मीन एनर्जी के फॉर्मूले पे। ठीक है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर को हाई कर दीजिए। अब 1 अगर बड़ा हो जाता है तो हम एक्सपेंड करते हैं, एनर्जी KT आ गई। दूसरे केस में H छोटा है, मतलब यही वाली चीज़ कह रहा है वो, या तो टेम्परेचर ज़्यादा या H छोटा, सेम आंसर आएगा। समझ में आ गए। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने लॉन्ग वेवलेंथ के लिए रैले जीन्स का रेडिएशन लॉ निकाला। उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने कराया, एक आपको दिया है, और उसके बाद एक और कराया। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने कराया, एक आपको दिया है। तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक न्यूमेरिकल और नेक्स्ट चैप्टर में शुरू कर दूंगी इसका। ठीक है, थैंक यू।